तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं कि आप लोग की अच्छी तैयारी चल रही होगी। तो मैं फिर से आज लेकर आया हूं आपके सामने सामाजिक विज्ञान का 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपने पीछे देखा होगा कि पढ़े वहीं जो पेपर में पूछेगा। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बुझी को राख कहते हैं, जली को आग कहते हैं, और जिस टीचर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं पूछा तो उसको धोखेबाज कहते हैं। आइए आपको मैं आज पढ़ाऊंगा, और ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो एकदम से वीवीआई है और आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। तो चलिए मेरे साथ आज आप लोग शुरुआत करिए और एकदम दिल थाम कर बैठिए और ध्यान से 80 ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। तब तक आप लोग कॉपी कलम अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर नहीं याद हो तो उसको नोट कर लीजिएगा, या इस वीडियो को 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ अब स्टार्ट हम करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो ये हमारी भारत माता है, यानी भारत है। अगला सवाल देखिए, इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। अब भारत के इतिहास याद रखिएगा, भारत के इतिहास के जनक कौन है, तो भारत के इतिहास के जनक भी कौन है, तो मेगास्थनीज है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, तीसरा, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, अलगाववाद। जब भी कोई अपने क्षेत्र के लिए सिर्फ मरता है तो अलगाववादी बनता है, उसके क्षेत्र में कोई और आता है तो उसके साथ नाइंसाफी करता है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम अलगाववादी, अलगाववाद। आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं, आंग सान सू म्यांमार देश के नागरिक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व में सबसे अधिक वनावरण यानी कि वन क्षेत्र वाला जो देश है वो कौन सा है, तो पहले नंबर पर कौन सा है, तो रूस है। अगले क्वेश्चन को देखिए, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी। सितंबर 1987 ईस्वी को राष्ट्रीय जल नीति बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, तो यानी कि लेटराइट मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। जिस मिट्टी में ह्यूमस अधिक होता है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया, तो पश्चिम बंगाल में सबसे पहले वन प्रबंधन यानी वन का मैनेजमेंट का जो है पहला प्रस्ताव जारी किया गया। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई हाई, ये सबसे लंबा यहां पर और सबसे बड़ा यहां से तेल शोधक कारखाना है जहां से तेल निकाली जाती है। अगला देखिए, इनमें कौन अकार्बनिक खनिज है, ऐसी खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती हो, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्रक। बाकी इस तीनों में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव वन है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल जो है वहां पे सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कि इनमें से कौन सा रोपण फसल है। रोपण फसल का मतलब होता है जिसको एक बार लगाइए और कई साल तक उसका जो है फसल खाइए, इसको क्या कहते हैं, रोपण फसल। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। 1991 में सबसे पहले चलाई गई थी जीवन रेखा रेल, ठीक है, रेल परियोजना के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए कि कांवर झील कहां है, जहां पर जीव जंतु को बचाने के लिए बनाया गया है अभ्यारण्य। ये कहां है, बेगूसराय में। कहां पर है, बेगूसराय में। अगला देखिए क्या है कि कौन सा कोयला घटिया किस्म का होता है। देखिए आपको मालूम होगा कि कोयला के 4 जो होते हैं वो अयस्क होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे घटिया कोयला कौन होता है, तो पीट होता है। सबसे अच्छा कौन होता है, एंथ्रासाइट होता है। अगला देखिए, अगला है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो पाइराइट ऐसा खनिज है जिसमें धातु होता है। ये धातु है इसलिए धात्विक खनिज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में चाय की कृषि कहां से शुरू हुई, यानी चाय की खेती कहां से शुरू हुई, तो असम से शुरू हुई, याद रखिएगा असम। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत
भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर में। और ये कब लगा था? तो 1969 में परमाणु यानी कि नाभिकीय विखंडन द्वारा, सॉरी, परमाणु विखंडन द्वारा जो है ऊर्जा निकाला जाता है, जिसको क्या कहते हैं? परमाणु शक्ति संयंत्र, ठीक है, एटॉमिक विस्फोट के द्वारा। तो अब जो है इसके बाद अगला देखिए, इसके लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होता है? यूरेनियम, याद रखिएगा। और ये यूरेनियम भारत में बहुत कम है, समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? भाई साहब 1934 का जो भूकंप आया था बिहार में, सबसे विनाशकारी भूकंप था। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बाबू। कोडरमा, कोडरमा एक जगह है, इसका संबंध किससे है? तो अभ्रक से है, ठीक है ना। कोडरमा क्या है? कोडरमा को अभ्रक की राजधानी, हाँ, राजधानी भी कहा जाता है। अभ्रक की राजधानी किसे कहते हैं? तो कोडरमा को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में ओपेक की सदस्यता त्याग कर दी? ओपेक होता है कि पेट्रोल के लिए जो है सदस्य देश आपस में जो संबंध बनाते हैं उसको ओपेक कहते हैं। और इससे कौन हट गया? कतर हट गया। कब हट गया? 2019 में हट गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन जूट मतलब होता है एक उत्पादन जिससे कि रस्सी वगैरह बनता है, इसमें सबसे आगे कौन है? तो भारत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आसवान बांध किस नदी से संबंधित है? तो ये नील नदी में से है, नील नदी पर बना हुआ है। ये किस देश में है? तो मिस्र देश में है। कौन से देश में है? तो मिस्र देश में है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? भाई साहब आपको मालूम होगा आतंकवाद मानवीय आपदा है। मानव अपने हित के लिए लोगों की जान ले लेता है जिहादी बन करके, तो ये क्या हो गया? तो प्राकृतिक आपदा ये नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? बाबू सबको मालूम होगा, ऊंची जगह जाएंगे। अगला सवाल देखिए, आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? देखिए जब भी कोई घटना आ जाती है आपदा, तो तुरंत जो है स्थानीय प्रशासन या स्वयंसेवी संगठन या वहाँ के लोग जो है सब मिल के काम करते हैं, आपदा से बचाते हैं। इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भूस्खलन माने भूमि का खिसकना, मलबे का खिसकना, चट्टान का गिरना, चट्टान का खिसकना, इसमें भी क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो आप लोग अगर ये वीडियो आप लोग ये अच्छा लग रहा हो तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हैं जी? कमेंट कर दीजिए, एक प्यारा सा बीच बीच में कमेंट करिएगा ना जी। बीच कमेंट करते ही नहीं हैं आप लोग, थोड़ा कमेंट कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए भाई साहब। ये चौथा पार्ट है, इससे पहले 3 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये मेरा चौथा पार्ट है। आई बात समझ में? ये लगा के 320 ऑब्जेक्टिव आपको हो गया, ठीक है। तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भाई साहब आयताकार। आयताकार माने जानते हैं ना, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर, उसको क्या कहते हैं? आयताकार। अगला सवाल देखिए क्या है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए एक ऐसा कानून था जिसको काला कानून भी कहते हैं। इसमें शक के आधार पर बिना किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ये कब हुआ था? 1919 में। और इसी के बाद क्या हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब अगला सवाल देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे क्या जाते थे? तो इनको कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। अगला सवाल बाबू साहब, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग कर दी थी? तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज के द्वारा दिया गया जो नाइट उपाधि था उसको उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे ऐसा उपाधि, समझे। ये भी पूछ सकता है नाइट किसको मिला था उपाधि? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? बाबू साहब सबको याद होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी? तो देखिए सबसे अधिक भूमिका किसकी थी? तो बिस्मार्क की थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वर्ष सबसे पहले पारित किया था? तो सबसे पहले जो पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी लाहौर अधिवेशन में 1929 में। और ये कब हुआ था? 26 जनवरी को, याद रखिएगा। अगला सवाल कब है? देखिए अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। इसका जो है स्थापना कब हुआ था? लगभग 1920 में, ठीक है। ये बने थे यहाँ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने थे ये लाला लाजपत राय। अगला सवाल, भारत में सूती कपड़ा का प्रथम मिल कहाँ है? बाबू मुंबई में है। कब स्थापित हुआ? तो 1854 में स्थापित हुआ। अगला सवाल देखिए,
रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, पीबीआई है ये सब। बिस्मार्क ने। किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भाई निक्सन ही था ना। और इसी अमेरिकी के चलते ना माइलीगांव की घटना हुई थी, वहाँ पर निक्सन को भेजो तार, ये सा कुछ डायलॉग भी मारा गया था। तो इसका कौन था उस टाइम में? निक्सन था। ठीक है। उसके बाद है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया था? बाबू रे विक्टर इमैनुअल जी ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। अगला है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति लागू हुई थी 1921 ईस्वी में। कब हुई थी लागू? 1921 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? ये तो 100 दिन ये क्वेश्चन आप बार बार आ रहा था, और ये आपको मालूम है टॉल्स्टॉय ये कहाँ के थे? तो रूस के थे, महान लेखक थे, है ना। वॉर एंड पीस इन्हीं की रचना है। ये कब इन्होंने लिखा था? जब रूस में वो क्रांति के समय से पहले इन्होंने लिखा था। एक रूसी लेखक थे, उनकी रचना थी वॉर एंड पीस। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टैट्यूटरी का अगला दूसरा नाम है साइमन कमीशन, जो कि भारत में संविधान में सुधार करने के लिए आया था 1927 में। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया, याद रखिएगा। और हरिजन शब्द भी किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला सवाल देखिए बाबू, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले पुस्तक की छपाई की थी किसकी? गीता, कुरान, बाइबल। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल की। अगला सवाल देखिए, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? यानी अशोक जो थे हमारे देश के सबसे महान शासक थे, है ना, सबसे महानतम शासक थे। और इनकी जो लिपि है वो किस लिपि में लिखी गई थी? तो ब्राह्मी लिपि में। बंगाल का जो विभाजन अंग्रेज के द्वारा कब वापस ले लिया गया? तो 1911 में। कब वापस ले लिया गया? और देखिए एक क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, ये पिछले वीडियो में है। अब यहाँ पे मैंने लाया कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया, इसलिए आप चारों वीडियो देखिए प्ले लिस्ट में होगा चारों वीडियो, 1, 2, 3 करके मेरा 4 है। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि रूस में दासत्व यानी दास प्रथा का समाप्ति कब हुआ? 1861 में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का? तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था तब मजदूर दिवस बनाने की बात कही गई थी। अगला सवाल देखो जी, क्या है? देखिए हो ची मिन्ह की सरकार कहाँ थी? तो उत्तरी वियतनाम में। कहाँ पे थी बाबू? तो उत्तरी वियतनाम में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ। पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। और ये पूछेगा कि इसको किसने बनाया था राजधानी? तो उसका नाम उदयन था। हम आपको इससे पिछला क्लास में पढ़ाए होंगे। देखिए इसमें हम वो क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले क्लास में नहीं है। हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छिपा है, उस क्वेश्चन को उठा के हम लाते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। तो चारों वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, समझे। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो अजीम उस शान ने। पहला मेरा जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें कुछ 1-2 ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था, उसको मैंने सेकंड वाले में डाल दिया है। ठीक है। तो पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? अजीम उस शान ने। और ये शायद किसके पोता थे? तो हमको लगता है औरंगजेब के पोता का नाम था ये। ठीक है। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? सांख्यिकी गठन, केंद्रीय सांख्यिकी गठन के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखिए, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्या कहलाता है बाबू? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आज इस पर सबका हक हो जाए उसको क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला सवाल देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। आप देखिए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? कब लगाया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। अगला सवाल देखिए कि निम्न में कौन सा आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? तो देखिए चक्रीय प्रवाह जो हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, उत्पादन होगा, व्यय होगा और आय। इस तीनों से क्या बनता है? आर्थिक क्रिया बनती है। तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व है? यानी सबसे पहला होगा इसका अनिवार्य सदस्य, यानी इसमें सदस्य बनने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। इसका सबसे पहला हो जाएगा, कोई भी सहकारिता चलती है, मदद के लिए संस्था चलती है, तो उसमें सदस्य बनना सबसे इसका मूलभूत आधार है। अगला सवाल देखिए, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? तो द्वितीयक क्षेत्र का, क्योंकि
द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। अगला देखिए क्या है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारिक संरचना है, जिसमें कि मान लीजिए कि स्वास्थ्य ऐसा हो गया जो गैर आर्थिक आधारित संरचना है। वित्त जो हो गया वो आर्थिक क्रिया हो गया, ऊर्जा आर्थिक हो गया, संचार आर्थिक हो गया, स्वास्थ्य जो हो गया वो गैर आर्थिक। ये मानवता की बात है कि किसी का भाई तबीयत खराब है तो उसको ठीक करिए ना भाई, लेकिन इसको भी आजकल लोग आर्थिक क्रिया बना लिए हैं। और डॉक्टर लोग भगवान तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मरीजों को चूस लेते हैं। इधर देखिए अगला, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है? टका। 100 दिन बता दिए हैं, टका होती है। प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का, तो थोड़े समय के लिए फसलों के लिए लोन देता है। कौन? प्राथमिक कृषि साख समिति। अगला सवाल देखो बाबू, मोहम्मद यूनिस का संबंध किस देश से है? नोबेल प्राइज जीता था उन्होंने, बांग्लादेश से है। ठीक है। जवाहर योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1989 ईस्वी में। कब हुआ? 1989 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए कि प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का सबसे पहले गठन किसने किया था? तो प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस, इन्होंने ही राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना की थी, याद रखिएगा। उसके बाद मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार की गारंटी दिया जाता है? तो 100 दिन की। बाबू सबको याद होगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसी का नाम है नरेगा भी, उसी को बाद में कर दिया गया मनरेगा। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो 35 गो ऐसा आयोग है जो ग्राहकों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब देखिए उपभोग और व्यय, उपभोग और बचत के योग को, यानी दोनों खर्चों को और बचत दोनों को जोड़ देने से क्या बनेगा? तो कहिए आमदनी बनेगी, यानी आय बनेगा। ठीक है। अगले सवाल की ओर देखिए, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे? तो नगर के शासन व्यवस्था से। इसके बाद अगला सवाल है, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो सबको मालूम होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी से। इससे पहला में पेड़ से संबंधित था, दूसरा क्वेश्चन बना दिए कि सुंदरलाल बहुगुणा से। इसलिए कह रहे चारों वीडियो देखिए बाबू आप लोग। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 को कम से कम होना चाहिए एक नगर निगम के क्षेत्र में वार्ड। आप लोग कौन कौन वार्ड में है कमेंट करिए तो भाई किस गांव से हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? काशीराम ने किया था। कब किया था? तो 1984 ईस्वी में किया था। अगला देखिए, नेपाल में सप्तदलीय बैठक काहे हुआ होगा? तो लोकतंत्र के स्थापना के लिए। अभी फिर से वहां पर हुआ है हंगामा। झारखंड को 2000 में बाबू अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अगला सवाल देखिए, दल बदल कानून लागू होता है, दल बदल कानून लागू होता है सांसद और विधायक पर। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम जीत के आए और अपना दल के छोड़ के कोनो दल में भाग गए, ऐसा नहीं हो, इसलिए कानून बना था दल बदल कानून। इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो संघ प्रणाली में एक इकहरी शासन नहीं होता है, दोहरी शासन होता है, यानी केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार भी होता है। लिखित संविधान होता है, शक्ति का विभाजन होता है, सर्वोच्च न्यायपालिका होती है, दोहरी शासन व्यवस्था होती है, लेकिन ई वाला इसका जो होगा नहीं होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, तो पूर्व में पहले जो है पश्चिमी जो पाकिस्तान है उसको बांग्लादेश माना जाता था पहले, समझे। अगला सवाल देखिए कि लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल कितना सीट अपने देश में है? तो 543 को। कितना है? और वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1958 में हुआ था। इस तरह जो है हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। आप सब बाबू ऐसे ही तैयारी करते रहिए, समझे। आप मैथ का ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, साइंस का ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव का एकदम महाअभियान शुरू हो चुका है। जम कर तैयारी करिए एकदम बढ़िया से, समझे। तब जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली। अपना अपना गांव के नाम समझे ना, और कैसा लगा पढ़ के ये सब कमेंट में थोड़ा लिखिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।